दीपा अपने पति सतीश और 2 बच्चों बंटू और पिंकी के साथ भरतपुर गांव में रहती थी। दीपा के पति सतीश की जूस की दुकान थी। वो सुबह तड़के जागता और मंडी से ताजी ताजी गाजर और चुकंदर का जूस बनाकर बेचता था। ताजा सब्जियों का जूस पीकर सब ग्राहक उसकी दुकान पर ही आते थे। लेकिन एक रोज किस्मत की मार उस पर पड़ी और सतीश को लकवा मार गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। अब उसकी पत्नी दीपा जूस की दुकान संभालने लगी, जबकि उसकी 12 साल की बेटी पिंकी घर संभालती। दीपा बहुत ही आलसी थी। कुछ दिन तो वो सुबह जल्दी उठती रही, लेकिन फिर आलस के मारे उसने देर से उठना शुरू कर दिया, जिस कारण मंडी में जाने में उसे देर हो जाती, जिससे उसे बासी गाजर चुकंदर ही हाथ लगती। भाई ये कैसी गाजर है, देखो कैसी हो रही है। बहन जी ताजी सब्जी चाहिए तो सुबह तड़के उठकर आइए। सुबह सुबह ही मंडी का माल बिक जाता है। दोपहर के समय तो ऐसी सब्जियां मिलेंगी। हाँ ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दो और 5 किलो गाजर और 5 किलो चुकंदर तोल दो। कुछ दिन बाद दीपा की दुकान की कुछ दूरी पर एक गरीब लड़का राकेश जूस का ठेला लगाकर गाजर का जूस बेचना शुरू कर देता है। अरे ओ राकेश, तुमको क्या लगता है हमारी जूस की दुकान के आगे तुम्हारा ये ठेला टिक पाएगा? अरे नाम चलता है इस गांव में मेरी दुकान का। अब जानता हूँ, लेकिन क्या पता इस गरीब के पास भी कुछ ग्राहक आ जाए और पेट भरने लायक गुजारा हो जाए। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। ज्यादातर ग्राहक दीपा की दुकान पर ही आते थे, जबकि राकेश की दुकान पर मुश्किल से 1-2 लोग ही जाते, वो भी सिर्फ उसकी जान पहचान वाले। सारे दिन में उसे केवल थोड़ी ही कमाई हो पाती, जबकि दीपा को ठीक ठाक मुनाफा हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे अपने आलस के कारण उसे मंडी जाने में देर हो जाती, जिससे उसे सड़ी हुई गाजर चुकंदर ही मिल पाती, जिससे न तो उसके जूस में ज्यादा स्वाद आ पाता और न ही उसका रंग खिल कर आता। साथ ही उसने जूस के दाम भी बढ़ा दिए। क्या दीपा बहन है, ये कैसा जूस बनाया है भाई? ना तो इसमें कोई स्वाद है, ना ही कोई रंग है। अरे इसकी शक्ल देखो जरा, मन ही नहीं करता पीने का। ऊपर से दाम भी इतने महंगे कर दिए। जो बात सतीश भाई के बनाए हुए जूस में थी वो अब नहीं है। हाँ तो जा ना किसी दूसरी दुकान से जाकर पी ले, अगर इतना ही महंगा लग रहा है। अब दीपा के ज्यादातर ग्राहक राकेश के ठेले का लाल लाल जूस देखकर वहीं जाते। साथ ही उसके दाम भी कम थे। भला कम दाम में अच्छी चीज मिले तो कौन नहीं लेना चाहेगा। अपनी दुकान को घाटे में जाता देख दीपा सोचती है, मेरे सब ग्राहक तो अब राकेश के पास ही जा रहे हैं। भला ऐसा क्या करूं कि सबको मेरी ही दुकान का नशा लग जाए और वो मेरी दुकान के अलावा कहीं और जा ही ना पाए। नशा, हाँ नशा। वाह दीपा, क्या आइडिया आया है। दीपा को एक तरकीब सूझती है और वो जूस में अफीम डालकर बेचना शुरू कर देती है। साथ ही बेहतर रंग लाने के लिए उसमें रंग और चीनी का इस्तेमाल करने लगती है। अब गांव के लोगों को अफीम मिला हुआ जूस पसंद आने लगता है। भाभी, आपकी दुकान का जूस तो बहुत ही अच्छा होता है। न जाने ऐसा कौन सा नशा रहता है आपके जूस में कि एक बार उसको पी लो तो बार बार पीने का मन करता है। हाँ काकी, बहुत अच्छा लाल लाल और मीठा जूस है, 1 गिलास और दो ना। इस तरह अब उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। अब वो चोरी छुपे अफीम खरीद कर लाती और उसे अपने घर में छुपा कर रख देती। फिर थोड़ी थोड़ी अफीम उस जूस में डाल देती। लेकिन एक रोज उसका पति उसे वो अफीम छुपाता देख लेता है। दीपा, तुम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही? क्या गलत? कुछ भी तो गलत नहीं कर रही मैं। इतना कहकर दीपा दुकान पर जूस बेचने चली जाती है। लेकिन धीरे धीरे गांव के लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। लेकिन दीपा पर किसी को भी शक नहीं होता। अब तो लोग दूर दूर से उसके पास आते हैं। ऐसे ही एक रोज एक औरत उसके पास आती है। अरे बहन जी, सुना है तुम्हारे यहाँ का जूस बड़ा ही अच्छा होता है। जो एक बार पी ले वो सब गम भूल जाता है। जरा हमें भी तो टेस्ट करवाना। फिर जैसे ही दीपा जूस बनाकर उसमें चुपके से अफीम मिलाने लगती है तो वो औरत उसका हाथ पकड़ लेती है। लोगों को जूस में अफीम मिलाकर बेचते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ये क्या कह रही हो? और कौन हो तुम? फूड इंस्पेक्टर अनुराधा चौधरी। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तभी दीपा की बेटी वहां भागते हुए आती है। माँ जल्दी चलो, माँ वो बंटू। वो इंस्पेक्टर दीपा के साथ उसके घर पहुंचती है, जहां बंटू बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। वो जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उनसे कहते हैं, देखिए, अफीम की मात्रा इनके पेट में जाने की वजह से इनकी ये हालत हुई है। अगर जरा से भी देर होती तो इसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन बंटू के पास अफीम कहाँ से आया? माँ जो दुकान का जरूरी सामान अलमारी में छुपा कर रखती थी ना, बंटू कभी कभी चोरी छुपे उसे खा लेता था। क्या
आज मेरी गलतियों की सजा मेरा बच्चा भुगत रहा है। अपने लालच के कारण मैं जिस अफीम को चोरी छुपे लोगों को दे रही थी, वही अफीम मेरा बच्चा खा रहा था। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दीपा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दीपा के घर पर छोटे बच्चों और अपाहिज पति को देख इंस्पेक्टर अनुराधा उसे वार्निंग देकर छोड़ देती है। बंटू भी अब ठीक हो जाता है। अब दीपा सुधर जाती है और अब वो सुबह जल्दी उठकर मंडी से ताजे ताजे गाजर और चुकंदर लाकर उसका जूस पूरी ईमानदारी के साथ बेचने लगती है, जिससे उसे अच्छी आमदनी होने लगती है। फिर वो उन पैसों से अपने पति का इलाज करवाती है। कुछ समय बाद सतीश पूरी तरह ठीक हो जाता है। अब वो दोनों मिलकर जूस की दुकान संभालते, साथ ही दीपा अपना घर, अपने बच्चों पर भी ध्यान देती। नयापुर गांव में अमर नाम के किसान ने आज ही अपने बेटे ऋषभ की शादी की। ऋषभ की मां बचपन में ही गुजर गई थी, जिसके बाद ऋषभ के पिता अमर ने ही ऋषभ को पाल पोस के बड़ा किया था और ऋषभ की शादी से अमर बहुत खुश था। शादी के अगले दिन ऋषभ, ऋषभ, बहू। जी ससुर जी। ये ऋषभ अभी तक उठा नहीं क्या? नहीं, रुकिए मैं ही उठाती हूँ। सुबह के 11 बज गए और ये गधा अभी तक सो रहा है। तभी अंदर से ऋषभ उबासी लिए हुए कमरे से बाहर आया। कहिए पिताजी, क्या हो गया? कब तक बेरोजगार की तरह घर में सोया रहेगा? अब तो तेरी शादी भी हो गई है। मेरे साथ खेत चल, खेत का सारा काम काज अब तू संभाल। पिताजी, मैंने आपको 10 बार कहा है मुझे खेती नहीं करनी है, पर आप हर दिन एक बात की रट लगाए बैठते हो। मुझे खुद का बिजनेस करना है। 5 साल से यही सुनता आ रहा हूँ। पिछले महीने ही फल का कारोबार किया था, कोई फल लेने नहीं आया था तेरे पास। सारे फल सड़ गए और कितना बड़ा नुकसान हुआ था। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ बिजनेस शुरू कर ही दूंगा। बेटा, कैसे नहीं करूं चिंता। पहले तू अकेला था, अब तो बहुरानी भी आ गई है। सोचा तेरी शादी करवा दूंगा, थोड़ी जिम्मेदारी आएगी तो ये कारोबार का भूत तेरे सर से उतर जाएगा। पर नहीं पिताजी, बिजनेस में बहुत पैसे हैं। पर बेटा, बिजनेस जब तक सफल नहीं होता तब तक बिजनेस में पैसे लगते हैं, और अब मैं तुझे बिजनेस करने के लिए और पैसे नहीं दे सकता हूँ। मेरी भी उम्र बढ़ते जा रही है, कुछ समय बाद तुझे ही सब कुछ देखना है। अब तू देख तुझे क्या करना है, मैं खेत जा रहा हूँ। ऋषभ किसान बनना नहीं चाहता है और ना किसी के अंदर काम करना चाहता है। उसे खुद का बिजनेस शुरू करना था। सुनिए जी, लगता है ससुर जी गुस्सा हो गए। हाँ, गुस्सा तो हो गए, पर मैं उन्हें मना भी लूंगा शाम तक। ससुर जी हमारे बारे में सोच के बहुत चिंता कर रहे हैं। उन्हें लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं अभी तक 1 रुपया भी नहीं कमा पाया। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, ससुर जी को खाने में क्या पसंद है? शायद उनका गुस्सा शांत हो जाए। पिताजी को? अरे हाँ, उन्हें मछली खाना बहुत पसंद है। तो चलिए हम दोनों साथ में जाके मछली ले आते हैं बाजार से। मीना और ऋषभ बाजार चले गए मछली लाने। ऋषभ मीना का हाथ पकड़कर चल रहा था। मीना ऋषभ के साथ बहुत खुश थी। बोलिए, कितने की मछली दूं? 2 किलो दे दो। 200 रुपए हो गए। इतना महंगा? तालाब के किनारे तो 50 रुपए किलो मिलता है। तो वहीं से ले लो, यहाँ क्यों आए? तालाब से मछली लाने में कितनी मेहनत लगती है पता है क्या? यहाँ कोई भी 100 रुपए से नीचे मछली दे दे तो मेरा नाम बदल देना, समझे क्या? आप तो गुस्सा हो गए। ये लीजिए 200 रुपये। चलो मीना। मीना पूरे रास्ते सोच रही थी। वो मछली वाले ने इतनी बदतमीजी से बात की, पर ऋषभ ने कुछ नहीं बोला, उल्टा मुस्कुरा के वहाँ से चले गए। रात में खाने के समय सब साथ आए। वाह, लगता है आज मछली बनी है। हाँ पिताजी, ये मीना की सोच थी, आपको खुश करने के लिए। चुप कर तू, बहू ने इतना तो सोचा, तू तो वो भी नहीं सोचता। पता नहीं पिछली बार कब तूने मछली बनाई थी। मछली में कितने कांटे होते हैं, क्या कहूँ, इसलिए मुझे मछली बनाना पसंद नहीं है। अरे बहू कहाँ है? बहू, तू भी हमारे साथ आ जा। अभी आई ससुर जी, ये लीजिए। ये क्या है बहू? ये बांस में बनने वाली मछली है। मेरे घर में लोग बहुत चाव से खाते हैं। आप भी जरा चख कर बताइए कैसी बनी है। ये तो कमाल है बहू, मजा आ गया।
अमर और ऋषभ को मीना के हाथ की बांस में बनी हुई मछली बहुत पसंद आई। खाना खाने के बाद सब सोने चले गए, पर ऋषभ गहरी सोच में कुछ सोच रहा था। मैं सोच रहा था अगर मैं तालाब से मछली खरीद के बाजार में बेच दूं तो बहुत मुनाफा होगा। तालाब के पास मछली बस 50 रुपए में मिलती है और बाजार में आते हुए बहुत दुगना हो जाता है, 50 का 100। पर इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे ये सोच रहा हूँ। आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, बहुत कम समय में बहुत पैसे आ जाएंगे। एक काम कीजिए, मेरे गहने गिरवी रख दीजिए, आपको मछली खरीदने के लिए पैसे मिल जाएंगे। हाँ, और पैसे आते ही तुम्हारे गहने छुड़वा लूंगा, मेरा बिजनेस भी चालू हो जाएगा और तुम्हारे गहने भी तुम्हें वापस मिल जाएंगे। अगले ही दिन ऋषभ मीना के गहने गिरवी रख देता है और तालाब से मछलियां खरीदकर बाजार ले आता है। आओ आओ, मछली ले लो, ताजी ताजी मछली। अरे भैया 3 किलो मछली देना। हाँ अभी देता हूँ। पहले ही दिन ऋषभ का मछली का बिजनेस बहुत अच्छा चला, कमाई दुगनी हो गई थी। ऋषभ बहुत खुश था। वो हंसते हुए घर लौटा। मीना, पिताजी देखिए, पहले ही दिन दुगनी कमाई हुई है। ये तो अच्छी बात है। अब जाके बहू के गहने छुड़वा ला। पिताजी मैं सोच रहा हूँ कि कल और ज्यादा मछली खरीदूं, कमाई और बढ़ जाएगी, फिर मीना के गहने छुड़वा लूंगा। हाँ हाँ, जैसा आपको सही लगे। बेटा इतने पैसे मत डाल, जो मुनाफा है वही डाल, ज्यादा पैसे का लालच मत कर। पिताजी अभी मौका है, कमाने दो, सीजन चल रहा है। ऋषभ अगले दिन पूरे पैसों से मछलियां खरीद लेता है और बाजार में बेचने चला आता है। आओ आओ, ताजी ताजी मछली ले लो, 5 किलो देना। ये लीजिए, 500 रुपए हो गए। क्या? वो मछली वाला 50 रुपए किलो दे रहा है और तू 100? तू रहने दे भाई, मैं वहीं से ले लूंगा। ऋषभ जब ध्यान से देखता है तो पूरे बाजार में बहुत लोग मछलियां ही बेच रहे थे। तालाब के मछुआरे बाजार में आके कम दाम में मछलियां बेच रहे थे। सुबह से शाम हो गई, किसी ने ऋषभ से मछली नहीं खरीदी। ऋषभ दुखी मन के साथ पूरी मछलियां लेकर घर आ गया और पूरी बात मीना और पिताजी को बताई। तुझे कहा था बहू के गहने छुड़वा ले, पर नहीं, अब कहां से बहू के गहने छुड़वाएगा, और ये मछली भी खराब हो जाएगी। तूने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। अमर गुस्से में वहां से चला गया। मीना, मैंने क्या गलत किया? नहीं, मुझे आप पे यकीन है, कुछ ना कुछ हो जाएगा और ये मछली भी खराब नहीं होंगी। ठंडे दिमाग से सोचिए, कोई ना कोई उपाय दिख जाएगा। ऋषभ पूरी रात सो नहीं पाया और सोचता रहा। आखिर उसे एक आइडिया सूझा। मीना ने बांस में मछली बहुत स्वादिष्ट बनाई थी और ज्यादा लोगों को तो पता भी नहीं है। अगर मैं ये बिजनेस डाल दूं तो बहुत चलेगा और ये सारी मछलियां खराब होने से पहले ही बिक जाएगी। सुबह होते ही ऋषभ ने मीना को अपनी तरकीब बताई। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अभी शुरुआत करते हैं। ऋषभ जंगल से बांस की लकड़ियां काट लाता है और बाजार के बीचों बीच एक ठेला लगा देता है। मीना मछलियों को साफ करके बांस में मसाले के साथ भरने लगती है और फिर ऋषभ आवाज लगाता है। आओ आओ, पहली बार बांस की मछली का स्वाद लो। एक बार खाओगे बार बार आओगे। मछली इतनी स्वादिष्ट नहीं खाई होगी कभी। मीना की बांस की मछली इतनी मशहूर हो जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये क्या है? खुशबू तो बढ़िया आ रही है। अरे तो खा के भी देख लीजिए ना, अगर स्वाद पसंद ना आए तो पैसे मत देना। ऐसी बात है तो एक प्लेट लगाओ। मीना ने बांस को सिगड़ी में रखा और कुछ देर बाद उसे एक प्लेट में डालकर कस्टमर को दिया। चखते ही, अरे भैया, ये तो सच में लाजवाब है। इतनी स्वादिष्ट मछली मैंने पहली बार खाई है। खाते ही मुंह में घुल गई, इतनी नरम, वाह। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और एक ही दिन में ऋषभ और मीना का बिजनेस हिट हो गया। कुछ महीनों में ही छोटा सा ठेला एक मशहूर होटल में तब्दील हो गया और बहू और बेटे की तरक्की देखकर अमर की आंखों में आंसू आ गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा इतना बड़ा होटल खुल गया है। हाँ पिताजी, और ये सब मीना की बदौलत। सही कहते थे मेरे दादा परदादा, बहू घर की लक्ष्मी होती है।
हमेशा। दीपा अपने पति सतीश और 2 बच्चों बंटू और पिंकी के साथ भरतपुर गांव में रहती थी। दीपा के पति सतीश की जूस की दुकान थी। वो सुबह तड़के जागता और मंडी से ताजी ताजी गाजर और चुकंदर का जूस बनाकर बेचता था। ताजा सब्जियों का जूस पीकर सब ग्राहक उसकी दुकान पर ही आते थे। लेकिन एक रोज किस्मत की मार उस पर पड़ी और सतीश को लकवा मार गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। अब उसकी पत्नी दीपा जूस की दुकान संभालने लगी, जबकि उसकी 12 साल की बेटी पिंकी घर संभालती। दीपा बहुत ही आलसी थी। कुछ दिन तो वो सुबह जल्दी उठती रही, लेकिन फिर आलस के मारे उसने देर से उठना शुरू कर दिया, जिस कारण मंडी में जाने में उसे देर हो जाती, जिससे उसे बासी गाजर चुकंदर ही हाथ लगती। भाई ये कैसी गाजर है, देखो कैसी हो रही है। बहन जी, ताजी सब्जी चाहिए तो सुबह तड़के उठकर आइए। सुबह सुबह ही मंडी का माल बिक जाता है। दोपहर के समय तो ऐसी सब्जियां मिलेंगी यहाँ। हाँ ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दो और 5 किलो गाजर और 5 किलो चुकंदर तोल दो। कुछ दिन बाद दीपा की दुकान की कुछ दूरी पर एक गरीब लड़का राकेश जूस का ठेला लगाकर गाजर का जूस बेचना शुरू कर देता है। अरे ओ राकेश, तुमको क्या लगता है हमारी जूस की दुकान के आगे तुम्हारा ये ठेला टिक पाएगा? अरे नाम चलता है इस गांव में मेरी दुकान का। अब जानता हूँ, लेकिन क्या पता इस गरीब के पास भी कुछ ग्राहक आ जाए और पेट भरने लायक गुजारा हो जाए। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। ज्यादातर ग्राहक दीपा की दुकान पर ही आते थे, जबकि राकेश की दुकान पर मुश्किल से 1-2 लोग ही जाते, वो भी सिर्फ उसकी जान पहचान वाले। सारे दिन में उसे केवल थोड़ी ही कमाई हो पाती, जबकि दीपा को ठीक ठाक मुनाफा हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे अपने आलस के कारण उसे मंडी जाने में देर हो जाती, जिससे उसे सड़ी हुई गाजर चुकंदर ही मिल पाती, जिससे न तो उसके जूस में ज्यादा स्वाद आ पाता और न ही उसका रंग खिल कर आता। साथ ही उसने जूस के दाम भी बढ़ा दिए। क्या दीपा बहन है, ये कैसा जूस बनाया है भाई? ना तो इसमें कोई स्वाद है, ना ही कोई रंग है। अरे इसकी शक्ल देखो जरा, मन ही नहीं करता पीने का। ऊपर से दाम भी इतने महंगे कर दिए। जो बात सतीश भाई के बनाए हुए जूस में थी वो अब नहीं है। हाँ तो जा ना किसी दूसरी दुकान से जाकर पी ले, अगर इतना ही महंगा लग रहा है। अब दीपा के ज्यादातर ग्राहक राकेश के ठेले का लाल लाल जूस देखकर वहीं जाते। साथ ही उसके दाम भी कम थे। भला कम दाम में अच्छी चीज मिले तो कौन नहीं लेना चाहेगा। अपनी दुकान को घाटे में जाता देख दीपा सोचती है, मेरे सब ग्राहक तो अब राकेश के पास ही जा रहे हैं। भला ऐसा क्या करूं कि सबको मेरी दुकान का नशा लग जाए और वो मेरी दुकान के अलावा कहीं और जा ही ना पाए। नशा, हाँ नशा। वाह दीपा, क्या आइडिया आया है। दीपा को एक तरकीब सूझती है और वो जूस में अफीम डालकर बेचना शुरू कर देती है। साथ ही बेहतर रंग लाने के लिए उसमें रंग और चीनी का इस्तेमाल करने लगती है। अब गांव के लोगों को अफीम मिला हुआ जूस पसंद आने लगता है। भाभी, आपकी दुकान का जूस तो बहुत ही अच्छा होता है। न जाने ऐसा कौन सा नशा रहता है आपके जूस में कि एक बार उसको पी लो तो बार बार पीने का मन करता है। हाँ काकी, बहुत अच्छा लाल लाल और मीठा जूस है, 1 गिलास और दो ना। इस तरह अब उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। अब वो चोरी छुपे अफीम खरीद कर लाती और उसे अपने घर में छुपा कर रख देती। फिर थोड़ी थोड़ी अफीम उस जूस में डाल देती। लेकिन एक रोज उसका पति उसे वो अफीम छुपाता देख लेता है। दीपा, तुम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही? क्या गलत? कुछ भी तो गलत नहीं कर रही मैं। इतना कहकर दीपा दुकान पर जूस बेचने चली जाती है। लेकिन धीरे धीरे गांव के लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। लेकिन दीपा पर किसी को भी शक नहीं होता। अब तो लोग दूर दूर से उसके पास आते हैं। ऐसे ही एक रोज एक औरत उसके पास आती है। अरे बहन जी, सुना है तुम्हारे यहाँ का जूस बड़ा ही अच्छा होता है। जो एक बार पी ले वो सब गम भूल जाता है। जरा हमें भी तो टेस्ट करवाना। फिर जैसे ही दीपा जूस बनाकर उसमें चुपके से अफीम मिलाने लगती है तो वो औरत उसका हाथ पकड़ लेती है। लोगों को जूस में अफीम मिलाकर बेचते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ये क्या कह रही हो? और कौन हो तुम? फूड इंस्पेक्टर अनुराधा चौधरी। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तभी दीपा की बेटी वहां भागते हुए आती है। माँ जल्दी चलो, माँ वो बंटू। वो इंस्पेक्टर दीपा के साथ उसके घर पहुंचती है, जहां बंटू बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। वो जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उनसे कहते हैं, देखिए, अफीम की मात्रा इनके पेट में जाने की वजह से इनकी ये हालत हुई है। अगर जरा से भी देर होती तो इसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन बंटू के पास अफीम कहाँ से आया? माँ जो दुकान का जरूरी सामान अलमारी में छुपा कर रखती थी ना,
बंटू कभी कभी चोरी छुपे उसे खा लेता था। क्या आज मेरी गलतियों की सजा मेरा बच्चा भुगत रहा है? अपने लालच के कारण मैं जिस अफीम को चोरी छुपे लोगों को दे रही थी, वही अफीम मेरा बच्चा खा रहा था। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दीपा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दीपा के घर पर छोटे बच्चों और अपाहिज पति को देख इंस्पेक्टर अनुराधा उसे वार्निंग देकर छोड़ देती है। बंटू भी अब ठीक हो जाता है। अब दीपा सुधर जाती है और अब वो सुबह जल्दी उठकर मंडी से ताजे ताजे गाजर और चुकंदर लाकर उसका जूस पूरी ईमानदारी के साथ बेचने लगती है, जिससे उसे अच्छी आमदनी होने लगती है। फिर वो उन पैसों से अपने पति का इलाज करवाती है। कुछ समय बाद सतीश पूरी तरह ठीक हो जाता है। अब वो दोनों मिलकर जूस की दुकान संभालते। साथ ही दीपा अपना घर, अपने बच्चों पर भी ध्यान देती।